वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने एनआईएसएम मॉड्यूल 5A का क्लियर करा था सेक्शन 1.1 एंड सेक्शन 1.2। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.3। तो ये जो सेक्शन है ये बिलोंग करता है डिफरेंट एसेट क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज can be grouped in various categories called asset classes. An asset class is a grouping of investment that exhibit similar characteristics. There are four broad asset classes, asset categories, or asset classes, and then there are various subcategories within each of these. The four broad categories: real estate, commodities, equity, and फिक्स्ड इनकम। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ यहाँ पे एसेट क्लासेस को बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एसेट क्लासेस हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो उसमें से जो ब्रॉड एसेट क्लासेस हैं वो है रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। देयर आफ्टर इन कैटेगरीज के अंदर काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। तो आज हम इन्हीं कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट से, जो कि है सेक्शन 1.3.1। रियल एस्टेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर अमंग द all the asset classes. However, the popularity of this asset category is largely because of a reason not related to investment. For those who have bought their own houses, it is the largest expense in life. The word used here is expense and not investment. This would be elaborate later, but it is pretend to mention here that in majority of cases individuals purchase real estate for self occupation. This should not be considered as investment, since selling the same may have a negative impact on one's lifestyle. तो दोस्तों, रियल एस्टेट जो है ये मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि हर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे वो घर खरीद रहा है, चाहे वो अपने काम के लिए जगह खरीद रहा है, तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट रियल एस्टेट में जो खुद के रहने के लिए या खुद के काम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। बिकॉज कि वो जो है हम खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कल को हम उसे सेल करते हैं तो वो हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए उसे इम्पैक्ट माना गया है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वो रहेगी जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं ताकि आप कल को उसे बेच सकें, या फिर कल को वहाँ पे कुछ रेंटल वर्क स्टार्ट करके आप वहाँ से प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। तो आगे पढ़ते हैं। रियल एस्टेट कुड बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज विज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, लैंड, commercial real estate, etc. As an asset category, real estate exhibits certain traits, some of which are listed as under. Location is the most important factor impacting the performance of investment in real estate. तो रियल एस्टेट के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। Thereafter, real estate is liquidity. तो रियल एस्टेट इज illiquid. रियल एस्टेट जो है illiquid, आप वहाँ से जल्दी से अपने पैसे को नहीं निकाल सकते ऑन नीड और इन एनी टर्म्स। इट इज़ नॉट डाइविजिबल एसेट, तो ये डाइविजिबल एसेट भी नहीं है। वन कैन इन्वेस्ट इन फिजिकल रियल एस्टेट एज वेल एज फाइनेंशियल फॉर्म। तो इंसान दो तरीके से कर सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, फिजिकल और फाइनेंशियल फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, इट कैन आल्सो जनरेट करंट इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट्स। तो रियल एस्टेट जो है आपको एप्रिसिएशन के अलावा रेंटल इनकम भी प्रोवाइड कर सकती है। In case of real estate, the transaction cost, example brokerage charges, registration charges, extra, are quite high.
दिस वुड ब्रिंग डाउन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट के मामले में जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह रहते हैं या रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं, तो जिस कारण से हमारी जो रिटर्न है या प्रॉफिट पार्ट है वो इफ़ेक्ट करता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल एज एनी टैक्स पेबल मस्ट बी adjusted before calculating the return on investment, something that may individual investor do not. These expenses are also quite high and cannot be ignored. तो जो प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है या टैक्स लाइबिलिटीज़ रहती हैं वो काफ़ी हाई रहती हैं, और ये चीज़ें जो है ये इग्नोर भी नहीं की जा सकती बिकॉज ये मैंडेटरी रहती हैं। और देर आफ्टर सेकेंड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कमोडिटीज़ का, सेक्शन 1.3.2। दिस इज़ another asset category that people at large are familiar with in various ways. On a regular basis, people consume many commodities. Example, agriculture commodities like spices, petroleum products such as petrol and diesel, metals like gold and silver. However, it is not possible to invest in most of these, as many of these are either perishable and hence and cannot be stored for a long, or strong storage of same could take a lot of space, creating different kind of difficulties. तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस कैप पैराग्राफ यहाँ पे जो कमोडिटीज़ की जब हम बात करते हैं, कमोडिटीज़ में काफ़ी सारी कमोडिटीज़ आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए लाइक पेट्रोल डीजल, एक्स्ट्रा मेटल्स होगी लाइक गोल्ड सिल्वर अल्मोनियम एक्स्ट्रा। तो इसमें से काफ़ी सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पेरिशेबल होती हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं। लाइक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की यूज़ कर लें, बात कर लें तो यहाँ पे हम स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं, आटा चावल जो कि जिसकी कमोडिटीज़ रहती हैं, वीट, राइस। मेटल्स की बात कर लें, स्टील, लॉन्ग, गोल्ड, सिल्वर, अल्मोनियम, निकल एक्स्ट्रा एंड नेचुरल गैसेस की बात कर लें, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस एक्स्ट्रा। तो ये सारी कमोडिटीज़ के अंदर आता है। तो इनमें जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। Through these are commodities derivatives available on many commodities, it may not be wise to call these investments for two reasons. These are leveraged contracts, that is, one can take large exposure with a small of money, making it highly risky, and these are normally short-term contracts, whereas the investor need may be for long periods. तो दोस्तों ये जो कमोडिटीज़ रहती हैं, कमोडिटीज़ के अंदर अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, बट वहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, लाइक 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, बट ड्यू टू हाईएस्ट मूवमेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी वहाँ पे रहता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इस सेगमेंट में कमोडिटीज़ में हम इन्वेस्ट करना नहीं आपको गाइड कर सकते। तो एंड नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, क्योंकि हमने मोस्टली सुना है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, तो वो किस तरीके से होता है वो भी हम बात करेंगे। On the other hand, there are at least two commodities that many investment are quite familiar with as investment avenues, that is gold and silver. तो गोल्ड एंड सिल्वर जो ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली हम इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। When someone invests in these commodities, the prices are almost in sync across the world. It is easy to understand the prices of gold and silver across countries by simply looking at the foreign exchange
rate between the two countries currencies and make adjustment for various costs and restrictions imposed by any of the countries. In this manner, these two are globally accepted assets. तो दोस्तों जब हम इन दो कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो इन दो कमोडिटीज़ का जो प्राइस रहता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली रहता है। और मतलब एक सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ कि जब वार की कंडीशन में किसी भी कंट्री की करेंसी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ऑन दैट टाइम गोल्ड उस कंट्री की वैल्यूज़ रेफ़र करता है कि उस कंट्री के पास जितनी गोल्ड रहता है वो उस कंट्री को हेल्प करता है उसकी वैल्यूशंस को क्रिएट करने में या उसके एसेट्स को डिफाइन करने में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। बोथ दीज कमोडिटीज़ हैव बीन यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट्स और स्टोरेज ऑफ वैल्यू फॉर लॉन्ग। तो ये जो कमोडिटीज़ हैं ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। In fact, the history of currency would be incomplete without mention of these two. तो किसी भी कंट्री की करेंसी की हिस्ट्री इन दो कमोडिटीज़ के बिना नहीं डिफाइन की जा सकती। गोल्ड हैज़ आल्सो बीन कंसीडर्ड बाय मैनी एज ए सेफ हेवन एसेट। तो गोल्ड जो है सबसे सेव हेवन एसेट क्लास मानी गई है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एन इकोनॉमी और ए करेंसी, गोल्ड इज़ कंसीडर्ड टू बी द फाइनल शेल्टर। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के फेलियर में करेंसी अगर उसकी इकोनॉमी को डिफाइन नहीं कर पा रही तो गोल्ड जो है एक शेल्टर की तरह कंसीडर किया जाता है। हाउएवर द अपोजिट कैंप also comes with very strong argument. Many currencies across the world were pledged to the gold reserves available with the central bank of the country for long. However, this so-called gold standard has been done away with few decades ago, and still most of the central banks hold gold in their reserves. तो मोस्टली कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, उनके जो सेंट्रल बैंक्स रहते हैं वहाँ पे गोल्ड को रिजर्व किया जाता है। इन एन इन्वेस्टर इन दीज कमोडिटीज़ वुड हैव टू काउंट ओनली ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन सिंस दीज डू नॉट जनरेट एनी करंट इनकम। तो इन्वेस्टर के लिहाज से कमोडिटीज़ वुड हैव to count only a capital appreciation since these do not generate any current income। तो गोल्ड जो है हमें कोई भी करंट इनकम नहीं दे रहा है, ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन एसेट ही माना गया है। गोल्ड एंड सिल्वर कम इन varying degrees of purity. Each one can be bought at different price from the market. However, for a large majority of investors it is almost impossible to make out the level of purity. If we opt for purity certificate, the cost goes up, and without one, the risk of getting lower quality metal is high. तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि गोल्ड और सिल्वर वेरियस डिग्रीज ऑफ प्योरिटी में आता है, लाइक 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। ईच ऑफ कैन बी ब्रॉट एट डिफरेंट प्राइजेस। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनके प्राइस भी डिफरेंट रहते हैं। और जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स इम्पॉसिबल टू मेक आउट द लेवल ऑफ प्योरिटी। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स रहता है उनके लिए आसान नहीं रहता उस लेवल ऑफ प्योरिटी को जज करना। इफ़ वी ऑप्ट फॉर प्योरिटी सर्टिफिकेट द कॉस्ट गोज अप, एंड विदाउट वन द रिस्क ऑफ गेटिंग लोअर क्वालिटी मेटल इज़ हाई। तो कमोडिटीज़ के अंदर जो रिस्क रहता है वो क्वालिटी को लेके रहता है कि हम अगर गोल्ड ख़रीद के उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी लेते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग पे करनी पड़ती है, जिस कारण से हमारे रिटर्न्स इफ़ेक्ट कर जाएंगे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है एप्रिसिएशन हमें इतनी ज़्यादा मिलेंगी नहीं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क एक रहता है लोअर क्वालिटी का। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी एसेट क्लास।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।